अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ अमवात और नए केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल करने की नसीहत भी की जा रही है, मगर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तालीमी इदारे ताहाल खुले हैं, जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि दूसरी लहर बहुत मोहलिक हो सकती है। इसके बावजूद वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला किया जाता है। लेकिन क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है? क्योंकि दिन ब दिन मुसलसल केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम दीगर कारोबारी सरगर्मियों को बंद करने की तरफ नहीं जा रहा है तो कम से कम हमें इन तालीमी इदारों को ही बंद कर देना चाहिए, ताकि बच्चे और बड़े दोनों ही इससे बुरी तरह मुतासिर ना हो। सेगमेंट के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब के हवाले से, जिन्होंने बयान दिया और कहा कि अवाम करप्शन के खात्मे के लिए वोट नहीं देते, अवाम अपने मसाइल के हल के लिए वोट देते हैं। लेकिन हमारा सवाल अपने तज्ज़ियेकारों से यह होगा कि वाकई अवाम नहीं चाहते कि करप्शन का खात्मा हो? उनके टैक्स का पैसा जो अपने मुंह से बचाकर, अपने पेट से बचाकर वो हुकूमत के अकाउंट्स में डालते हैं टैक्स की मद में, क्या वो इतना नहीं रखते? क्या उन्हें इख्तियार नहीं है कि उनका पैसा कहां पर इस्तेमाल हुआ और कहां पर नहीं? और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी इंतखाबात की, जहां लग रहा है कि जो बाइडेन अगले सदर होंगे। लेकिन सवाल यहां से दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से खामोशी इंतखाबी नताइज को तस्लीम करके व्हाइट हाउस को खाली कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। इसमें बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियेकार नासिब चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियेकार डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियेकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज्ज़ियेकार आयशा एहतशाम साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियेकार इब्राहिम राजा साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। बात करते हैं सबसे पहले तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से। अब से कुछ देर पहले जब मैं स्टूडियो में पहुंची तो बताया गया कि 20 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं और 1502 जो केसेस हैं पिछले 24 घंटों के दौरान अपडेट हुए हैं। गालिबन जितनी देर में मैं यहाँ पर आई हूँ, हो सकता है कि केसेस की तादाद बढ़ चुकी हो या मजीद कोई ना कोई शख्स हॉस्पिटल जाकर अपना टेस्ट करवा रहा हो। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि मास्क लाजमी करार दे दिए गए हैं, जो शख्स मास्क नहीं पहनेगा उससे जुर्माना अदा करना होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। रिसेंटली एक और फैसला सामने आता है कि जो जितने भी शादी फंक्शंस हो रहे हैं वो बंद जगह पर नहीं होंगे, खुली जगह पर उन फंक्शंस का होना जो है वो फैसले में शामिल करा दिया गया है। इब्राहिम, आपसे इसलिए आगाज करूं सबसे पहले कि जो सिचुएशन है वो आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिफरेंट बुलेटिन्स में और सेगमेंट्स में भी। ये बताइएगा, आप समझते हैं कि अगर बाकी सेक्टर्स नहीं तो कम से कम हमें तालीमी इदारों को अब बंद कर देना चाहिए? ये फैसला, उनको बंद ना करने का फैसला आप समझते हैं कि दुरुस्त है? देखिए, आपके जो प्राइमरी सेक्शन तक जो स्कूल्स हैं और सेकेंडरी सेक्शन तक वो तो बंद होने चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त आप सिर्फ स्कूल बंद करने से ये जो कोरोना की दूसरी वेव है इसके ऊपर काबू पा लेंगे? क्या यूरोप में जो दूसरी वेव आई है और उसके बाद USA में भी जो दूसरी वेव आई और बाकी मुल्कों में, तो क्या उन्होंने सिर्फ अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद की? एक तरफ आप बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में, यानी अपोजिशन भी कर रही है। गुजरांवाला में जलसा हुआ, फिर हमने देखा कोयटा में हुआ, 22 नवंबर को इन्होंने पेशावर में भी प्लान किया हुआ है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान वो सूबा था जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त मैयत लिए थे और सबसे जल्दी उन्होंने वहाँ पे काबू पाया था। अब वहाँ पे एक इंतखाबी कैंपेन शुरू हुई है और ये सिर्फ अपोजिशन तक महदूद नहीं है। ख़ुद हुकूमत देखें कितने बड़े बड़े जलसे कर रही है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जलसा किया है, उससे पहले उन्होंने सवात में जलसा किया। तो सारा फोकस जो है वो ये कहना कि ये कुछ तालीमी इदारों से फैल रहा है कोरोना, ये बात दुरुस्त नहीं है। अभी आप देखें कि UK में जो लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस किया है उसमें उन्होंने उनके जो रेस्टोरेंट्स थे, उनके जो होटल्स थे, पार्टीज़ वगैरह, वो सारी उन्होंने उसके ऊपर बड़ी सख्ती से उसको इन्फोर्स किया है। हमने जो पहली वेव पे काबू पाया था या वो एक कुदरती तौर पे उस पर हो गया था, वो एक हमने स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर एक क्रैकडाउन शुरू किया था, तो उसमें हमने कुछ कोशिश की थी इन्फोर्समेंट की। अभी तो ज़ीरो इन्फोर्समेंट है, लोग तो अपने तौर पे एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं आपको नज़र नहीं आती। ये अभी इन्होंने मजबूरी में एक वो NCOC ने अनाउंस किया है कि अब 100 रुपये का जुर्माना
करेंगे और उसके बदले में एक तजवीज़ है कि हम लोगों को मास्क दें। लेकिन जब तक आप इसको पूरी तरह से इन्फोर्स करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लेंगे, तब तक जो है ये दूसरी वेव आप इसको नहीं रोक सकते। अगर वो बरतानिया का हेल्थ सिस्टम जो है इसके सामने कोलैप्स हो रहा है, यूरोप का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो कैसे इसको वो काबू कर सकता है। अब हमने सारा फोकस ये किया हुआ, ये बात ठीक है कि ज़ाहिर है वो बच्चे जाएंगे, एक बच्चा वो कोई इन्फेक्ट हो जाए तो वो पूरी अपनी फैमिली को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ जो है वो तालीमी इदारे बंद करने से नहीं होगा। बाकी ये जो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ये बाद में भी हो सकती हैं। ये जो एक बहुत बड़ा मतलब आपकी इकॉनमी भी कोलैप्स हो सकती है इस कोरोना की वजह से, अदरवाइज आपके हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं। तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आप जारी रखें, लेकिन बच्चों को आप कहें कि वो ना जाएं। लेकिन ये है कि इसमें ऑनलाइन जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो सेगमेंट है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ऑनलाइन इनको फिलहाल यानी बाकी चले नहीं भी बंद कर रहे, तो ऑनलाइन इनको जाना चाहिए। खास तौर पर इनको जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तक की जो एजुकेशन है उसको ऑनलाइन पे जाना चाहिए। ठीक है, नासिर भी चुगताई साहब, सर जी क्या हो रहा है कराची में? वहां पर केसेस जरा कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि पहले भी हमने देखा कि सिंध में पहले भी तादाद बढ़ रही थी। आप समझते हैं कि अब तक तालीमी इदारे बंद ना करने का फैसला एनसीओसी का जरा बेहतर है? देखिए, कराची की आबादी ज़्यादा है इसलिए केसेस भी ज़्यादा होंगे। कराची में स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कच्ची बस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो केसेस ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे हंसी आती है बाज़ औक़ात अपनी बर्बादियों पर। बड़ा पुराना गाना है वो, कि हम क्या फ़ैसले करते हैं, हम क्या सोच के फ़ैसले करते हैं, हमारे पास क्या रिपोर्ट्स होती हैं। हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि स्कूलों से कोरोना फैलता है, हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि शादी हॉल से कोरोना फैला। कराची शहर में जो शादी हॉल थे उस पर आपने इन्फोर्स किया था एक SOP कि 50% कैपेसिटी करेंगे आप। इसका मतलब है कि एक मेज़ पर गोल मेज़ पर 6 की बजाय 3 आदमी बैठेंगे, और उस पर अमल हो रहा था। मुझे नहीं पता रातों रात क्या हुआ कि आपने इंडोर शादी हॉल, वो इंडोर भी नहीं है। कराची में 6-7 साल पहले बड़ी ख़तरनाक बारिश हुई थी, बहुत ख़तरनाक, और 4-5 रोज़ तक चली थी, तो सारी शादियाँ मनसूख हो गई थी, क्योंकि वो सब लॉन थे, बड़े अच्छे अच्छे लॉन थे वो। और उसके बाद उन्होंने कनोपीज़ डाल दी थी, इन्होंने छतें बना दी थी, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, और उसके बाद वहाँ पर शादियाँ हो रही थी। और फिर आपने कहा हमने खोल दिया। हमने मुखालफत की थी स्कूल खोलने की, आपको याद होगा, शादी हॉल खोलने की बहुत डट के मुखालफत की थी, लेकिन फिर आपने खोल दिया। अब उनकी बुकिंग जनवरी की आखिर तक की है, करोड़ों अरबों का नुकसान उनको होगा, और आप कहते हैं हमें कारोबार चलाना है। तो मेरा ख्याल है राजा ने बहुत सही पॉइंट आउट किया है कि गड़बड़ किस जगह पर है। इस वक्त कराची में एक रैली चल रही है माशाल्लाह, और उस रैली में लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ट्रैफिक जाम है शाहरा फैसल पर। अब आप देखिए ना, अल्लाह ना करे वहाँ से कोरोना फैले, इंशाल्लाह फैलेगा भी नहीं, लेकिन ये कि हम अमल कुछ और करते हैं, कहते कुछ और हैं हम। NOCO को इस बारे में बहुत गौर करना होगा कि उसके फैसले क्या है। मास्क का फैसला 100 रुपये का जुर्माना पूरे पाकिस्तान में, 500 का जुर्माना कराची में, और अमल दोनों पे नहीं होगा। मैं कल ही गया था एक तकरीब में, और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं मास्क लगाया हुआ था। मैंने आपको कई बार बताया, तो मैंने मास्क उठा के मैं भी बैठ गया। हालांकि वहाँ ठीक है, फासला वासला था, वहाँ सब कुछ था, लेकिन ये कि अमल तो वो तो मुझे नज़र नहीं आता होता हुआ। हम सिर्फ लफाजी करेंगे, हम अपना कारोबार ख़राब करेंगे। हमें कारोबार को SOPs के मुताबिक चलाना चाहिए। दुनिया चल रही है अब SOPs के तहत। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमें ज़िंदा रहना है, तो जब इसके साथ ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के तरीके भी ईजाद करें। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इसके साथ जिंदा रहना है, तो हम कारोबारों को एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ लेकर नहीं जा सकते कि सिचुएशन जो है वो फिर से ख़राब हो सकती है मईशत की। लेकिन मोना, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, अगर हम ये कह लें कि प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव आता है, वो मानने को तैयार नहीं होते हुकूमत के इस तरह के फैसले, कम से कम सरकारी तालीमी इदारों को तो बंद हो जाना चाहिए या नहीं? वो भी नहीं। देखिए ज़रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो दूसरी लहर है यही सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा मुहलिक है। और जो अभी हम लोग केसेस देख रहे हैं, एक तो मोर्टेलिटी रेट कहते हैं सेकंड वेव में ज़्यादा है, अल्लाह महफूज रखे हम सबको। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग जो केसेस देख रहे हैं, अचानक से एक केसेस की अंबार हमें नज़र आ रही है। जैसे अभी आपने भी बयान किया अपने इब्तिदाइये में कि आप आ रही थी, एक तादाद थी, फिर आप आई तो देखते देखते ही तादाद किस कदर बढ़ गई।
सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। मुझे इस बात से, मैं इसको जितना एम्फेसाइज करूं मुझे लगता है कम है। हमारे फैसलों में एक तो ये बात सही है कि कॉल और फेल में तजाद है। ये जितनी सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, एक रैली का तस्करा किया है NBC ने कि वो जो खादिम रिजवी के लिए सारे वो पहुंचे हुए हैं वहां पे। फिर उसके बाद अपोजिशन अपनी जगह, PDM के जलसे हुए, जवाब में हुकूमत ने भी जल्द से जुलूस शुरू कर दिए। दोनों तरफ से जलसे चल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हमारे सर पर खड़े हैं, वहां पर अच्छा मजमा तमाम जमातें इकट्ठा कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोरोना के केस में आपने वहां पर जितनी फुटेजेस आपने इकट्ठा की हैं, मैंने किसी को वहां मास्क पहने नहीं देखा, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा है। कितने लोगों को उस पर्टिकुलर जगह पर, उस जलसा गाह में कितने लोगों को जुर्माना हुआ है, ये सिर्फ इतना बता दें। आपकी इन्फोर्समेंट का ये आलम है। मतलब जब सियासी कयादत के तहत अगर आपने लोग इकट्ठे किए हुए हैं, ख्वा PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, कोई भी हो, तो सियासी कयादत का तो काम ही यही है ना कि कयादत करना। अच्छा मुना आपका तजिया मैं फिर उसकी कहूंगी कि मेरे लिए काबिल एहतराम, आप समेत इब्राहिम भी उस तरफ ही गए थे। मेरा चौथा सवाल ही इसी पर होगा, हम आएंगे इंशाल्लाह उस पर भी, लेकिन इस वक्त जरा मैं चाहूंगी कि आपका फोकस मुझे जरा एजुकेशन पे, मैंने इसलिए इब्राहिम राजा का नाम लिया NBC। मुना रिक्वेस्ट के साथ प्लीज। देखिए जरिया बात करना जरूरी है, कम से कम उसका एक पासिंग मेंशन तो हम जरूर करें ना, ये बात तो है। इवन NBC ने भी जैसे किया था, उन्होंने ये जो कराची में चल रहा है इस वक्त जो मजमा, उसका जिक्र NBC ने ही किया था, दैट इज राइट। मतलब देखिए हम पासिंग मेंशन तो जरूर करें ना, हम कॉल और फेल के तजाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी बात करें कि आपके फैसलों में डुप्लिसिटी कितनी है। एक तरफ आप कहते हैं शादी हॉल बंद कर दें, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जी ऑनलाइन सिस्टम पे हम वापस चले जाएं। ये कौन रोकेगा, ये मुझे बताएं। ये तो जो मजमे लग रहे हैं, मैं स्कूल्स पे तो फिर थोड़ा सा एतबार कर लूं, प्राइवेट स्कूल्स पे भी कर लूं, गवर्नमेंट स्कूल्स पे भी थोड़ा सा एतबार कर सकती हूँ मैं। जो शादी हॉल्स हैं वो भी मुझे पता है वो अपने बड़े डरते हैं कि हमें कोई फाइन लग जाएगा, हमें कोई बहुत बड़ी लाइबिलिटी या फाइन हमारे मुंह पे थोप दिया जाएगा अगर हम कोरोना SOPs के खिलाफ करते हैं। यहाँ कौन देखेगा, ये बात है ना। मुझे तो ये ज्यादा संगीन लग रही है बात। और ये जो आप स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हो जी, लेट मी टेल यू, मेरे अपने घर की मिसाल है कि एक बच्ची, वो कोई तकरीबन 11-12 ईयर्स ओल्ड, उसने अपना स्कूल जाना रिज्यूम किया, वो घर वापस आई, वो कोरोना लेके आई, उसका पूरा घर उस वक्त उसका एज वी स्पीक इन्फेक्टेड है। और वो जो स्ट्रीट है, जिस खुसूस स्ट्रीट में वो घर है, वो भी लॉक इन्होंने कर दिया है। वो भी सिलेक्टिव लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पूरी स्ट्रीट उनको बंद करनी पड़ी है। मतलब ये तो हो रहा है, ये तो हमारी नाक के नीचे, हमारे गिरदोनवा में। और मैं कहती हूँ कि जो पहले जो हमने कोरोना पे काबू पाया था, वो भी उसकी मिसालें आप अपने सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देख लें, आप अपने फेसबुक पे देख लें, अब वो चीज दोबारा शुरू हो गई है। एवरी सेकंड पर्सन ऑन योर फ्रेंड लिस्ट और माय फ्रेंड लिस्ट इज इन्फेक्टेड अगेन। हर कोई दोबारा इन्फेक्ट हो रहा है। स्कूल्स बिल्कुल बंद करें, शादी हॉल्स बिल्कुल बंद करें, इसमें कोई शक ही नहीं है। यहाँ पर नजरसानी की जरूरत है, लेकिन वहां इतना सा, मैं कहती हूँ इतना सही मामूली सही और ऊंट के मुंह में जीरे बराबर ही सही, लेकिन थोड़ा सा मुझे एतमाद है कि SOPs पर अमल दरामद होगा। ये जो बड़े बड़े मजमे लग रहे हैं, यहाँ कौन सा अमल दरामद है? ठीक है मोना, पॉइंट आपका आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आशा आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा अभी तक हमने तालीमी इदारों को बंद ना करने का कोई फैसला नहीं लिया, ना अभी तक उस तरह से उस बारे में सोचा जा रहा है। हम ठीक कर रहे हैं अगर हम अभी तक उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं तो? बहुत शुक्रिया ज़रिया। सबसे पहले तो आई एम रियली हैप्पी, मैं इस पैनल का पहली दफ़ा हिस्सा बन रही हूँ, इस शो का पहली दफ़ा हिस्सा बन रही हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। डिस्कशन बिल्कुल चल रही है। मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगी कि इस बार सबसे जो ख़तरनाक किस्म की बात है ना ज़रिया, वो ये है कि इस बार सीरियसनेस का लेवल वो नहीं है। चाहे किसी भी सतह के ऊपर आप देखें, आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखें, आप मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर देखें, आप लोगों के हवाले से देखें, कोई कोरोना को इस बार सीरियस नहीं ले रहा है। आपको पिछली दफ़ा याद होगा कि क्या पैनिक की सिचुएशन थी, हुकूमत किस प्रेशर के अंदर काम कर रही थी, उनको आवाम के प्रेशर के अंदर जो है वो फैसले लेने पड़ रहे थे। और ये तमाम चीज़ें जो हो रही थी, अभी तो कोरोना के हवाले से जिस तरह लोगों ने ये सोच लिया हो कि पहले जब कुछ नहीं बिगाड़ा कोरोना ने हमारा, अल्लाह ताला का इतना करम हो गया था। आपको पता है हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है जिसने कोरोना की पहली वेव के बाद भी कहा कि अल्लाह ताला का ख़ास करम था, हम मुसलमान लोग हैं, हमारे अमाल बड़े अच्छे हैं ना,
तो इसलिए हम जो हैं वो कोरोना से बच गए हैं। तो ये खास टिपिकल किस्म की मेंटालिटी है जिसकी वजह से इस बार कोरोना का जो पहले खौफ था उतना खौफ भी जो है वो मौजूद नहीं है। मेरे पैनलिस्ट जो हैं वो इस वजह से इस चीज़ के ऊपर बात करते रहे हैं कि तजाद है पॉलिसीज़ के अंदर और ये सारी चीज़ें, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हुआ तजाद। पता मेरा ये ख्याल है कि तजाद इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट के पास एज सच प्लान कोई नहीं होता और प्लान के तहत, ज़ाब्ते के तहत या ज़रूरत के मुताबिक हमारे यहाँ काम नहीं होता। हमारे यहाँ काम होता है प्रेशर में काम होता है। जिस तरह आपने देखा कि पिछली दफ़ा एक प्रेशर था तो उसके ऊपर जो है वो काम हो गया था, लेकिन अभी फिर से कन्फ्यूजन शुरू हो गया है। इसको बंद कर दो, उसको ना करो, इसको कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अब ठीक है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि हम नहीं मुतामिल हो सकते लॉकडाउन के, हम पूरे तरीके से लॉकडाउन उस तरह से नहीं लगा सकते, लेकिन आपके जो सवाल है उसकी डाइवर्सिटी जो है वो मुझे थोड़ी कम लग रही है। सिर्फ सवाल जो है वो तालीमी इदारों का नहीं है, लेकिन अगर इसका जवाब देना हो तो मेरा ये ख्याल है कि शायद आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें एक डिवीजन कर सकते हैं। जिस तरह छोटे बच्चों, बार बार हम ये कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। जो WHO है वहाँ से भी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जब तक आप SOPs पर अमल नहीं करेंगे तब तक तो आप नहीं बच सकते। तो SOPs पर अमल करना पहली शर्त है। जो बच्चे SOPs पर अमल नहीं कर सकते हैं और वो एक ख़तरनाक किस्म का कैरियर हो सकते हैं बाकी घर वालों के लिए, वहाँ तक तो आपको स्कूल मेरा ख्याल है कि बंद कर देने चाहिए, स्ट्रिक्टली बंद कर देने चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ों को भी आप देखना ज़रूरी है। मैं उसके ऊपर वक्त नहीं ज़ाया करूँगी बिकॉज आपने बाकी पैनलिस्ट को भी कहा कि जो मजमे और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब कहाँ आपकी सीरियसनेस नज़र आ रही है? मतलब क्या लगेगा कि हुकूमत खुद इतने बड़े बड़े जलसे करिए तो क्या लगेगा कि हुकूमत सीरियस है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए? ठीक। ब्रिगेडियर साहब, अभी तक की गुफ्तगू में बार बार हुकूमती जलसों का हवाला दिया गया। आयशा ने क्वेश्चन की डाइवर्सिटी पे बात की। मैं जरा थोड़ा मज़ीद इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपकी तरफ आऊँगी। जब मैं मोना के पास गई थी मैंने ये कहा था कि ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान हैं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं, माइट भी इनका इम्पैक्ट जा रहा हो, इतना इनका इन्फ्लुएंस हो इदारों पर कि आप पैसे ले लें या ये कर लें, या कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार, ताल्लुकात तो वाबस्ता होते हैं ना, शायद इस वजह से भी अभी हम लोग इस फैसले की तरफ नहीं जा पा रहे। ब्रिगेडियर साहब, चलें ब्रिगेडियर साहब के साथ जरा राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ और फिर जैसे ही वो हमारे साथ मौजूद होंगे तो हम इसी सवाल के साथ उनकी तरफ जाऊँगी। लेकिन अब तक का जो हमने निचोड़ निकाला वो ये है कि ना सिर्फ तालीमी इदारे, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भी महदूद करना होगा। शादी हॉल्स की बात की, सिर्फ बंद शादी हॉल्स को ही बंद कर देने से या उनके ऊपर पाबंदी लगाने से मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। बार बार कहा जा रहा है कि जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट की जा रही हैं, ज़रा उन पर भी जो चेक एंड बैलेंस है वो रखना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि अवाम वोट करप्शन खत्म करने के लिए नहीं बल्कि अपने मसाइल के हल के लिए देते हैं। अब अगर हम बात करें उनके इस बयान के हवाले से तो मेरा ओपिनियन ये है कि मुख्तसर सा ये कि अभी तक उनकी अपनी मरकजी क़यादत, उनकी अपनी सीनियर लीडरशिप से लेकर नीचे तक के जो लोग हैं वो इस वक्त करप्शन केसेस और करप्शन चार्जेस को भुगत रहे, जिसमें सरफरी जरदारी साहब हैं, फरियाल साहिबा हैं, आपको याद होगा डॉक्टर आसिम साहब हैं, आगा सिराज दुरानी साहब हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब हैं और डॉक्टर आसिम हैं। ये अभी फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, अवाम वाकई करप्शन का खात्मा नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों? देखिए, ये एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है। अवाम दोनों चीजें चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो खून पसीने की कमाई अवाम की वो लूटी भी ना जाए और उनके मसाइल भी हल हों। इसीलिए अवाम अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको हम चुनते हैं कि वो नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में, सेनेट में जाके उनके मसाइल हल करें और अच्छी लेजिस्लेशन करें और साथ ही साथ इंश्योर करें कि कोई भी पब्लिक मनी का पैसा चोरी नहीं होता, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता और वो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट पे और हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज में उन चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हमारी ये सोच कि करप्शन भी हो जाता, पैसा करप्शन में चला जाए, आध आवाम के मसाइल में लग जाए, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट मैं हैरान हूँ कैसे खुर्शीद साहब ने दी है। उनको 10 दफा सोचना चाहिए कि ऐसी बात करते हुए क्या हम आम के लिए भलाई कर रहे हैं, फिर और बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आई स्टिल फील और बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि ऐसा निज़ाम आना चाहिए जो करप्शन फ्री हो, जिसमें अच्छे नुमाइंदे और बाकिरदार लोग हों जो समझती हों अपनी जिम्मेदारियों को कि हमने होते कैसे निभानी है और हमने क्या कुछ करना है। और साथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है
कि लोगों के मसाइल हल करें, चीज़ें सस्ती की जाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं, उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, इवन एग्रीकल्चर जो आप इकोनॉमिक एंजन है उसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए, हाउसिंग की चीज़ें करनी चाहिए। जो भी अवाम से वादा किया जाए वो जरूर पूरा करना चाहिए। और ये अब मेरे ख्याल में अवाम बहुत बाशऊर हो गए हैं, तो देख के सोच समझ के आइंदा अपने नुमाइंदे भी चुनेंगे। तो ये तो करप्शन तो लाजमी खत्म होनी चाहिए। उसके लिए जो भी सिडनी कानून हो और बेहतर नैब को किया जाए। और सबसे बड़ी जो चोरी हमारी प्रॉब्लम होती है वो है FPR के अंदर। आप हैरान होंगे कि एक साल में पाकिस्तान में 2000 अरब रुपया सिर्फ FPR में कस्टम और इनकम टैक्स की जगह पर चोरी होता है। अगर ये पैसा हम बचा लें, अब सोचें जो हम आई में जाके कितने मकान कर सकते हैं, तो ये अगर हम सोचें तो इससे बहुत बेहतरी होगी। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ करप्शन का खात्मा ही नहीं, अवाम के मसाइल का हल, अवाम दोनों चीजें चाहते हैं। नासिर भाई चौथाई साहब, एक जमात कहती है जो इस वक्त इख्तिदार में बैठी है कि हम करप्शन के खात्मे का मैंडेट लेकर आए हैं, दूसरी जमात सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, PMLN भी, जिस पर करप्शन के चार्जेस हैं, वो अवाम के मसाइल के हल की बात करते हैं। मतलब हमारी लीडरशिप तो चाहे वो अपोजिशन में बैठी हो या हुकूमत में बैठी हो, वो तो खुद बटी हुई ना, कोई कह रहा मसाइल हल हो, कोई कह रहा करप्शन का खात्मा हो। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि अवाम करप्शन का खात्मा नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि हमारे कायदे इस इख्तलाफ रह चुके हैं, मासूम आदमी हैं, जेल में हैं, बख्तरबंद गाड़ी में और एम्बुलेंस में लाए जाते हैं अस्पताल से बराह रास्त। तो ज़ाहिर है उनको ज़्यादा अब लफ्ज़ों के इंतखाब में बाज़ वक़्त रुस्वा हो जाता है आदमी। कहते हैं ना, लफ्ज़ों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। मसला ये बात की है कि हम सब गलत समझ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब ने भी जो बात की, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। मसाइल में से एक मसला करप्शन है, बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला करप्शन है। उसका ख़ात्मा ज़रूरी है, गुर्बत का ख़ात्मा ज़रूरी है। गुर्बत करप्शन से होती है और गुर्बत की वजह से करप्शन पैदा होती है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, बहुत ताज़ा तरीन मिसाल। एक साहब आज रोते हुए मेरे पास आए, मेरे लिए कुछ कर दो, किसी लॉन का इंतज़ाम कर दो। मैंने कोशिश की, मालूम ये हुआ कि वो लॉन जो उजाड़ पड़े होते थे वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के और बल्दियात के, जिनका किराया 30,000 रुपये था। अगर आप जाएं तो बड़ा खुशामद करके आपसे कहते थे यार 35 कर दो, वो लाख से 1.5 लाख पहुंच गए एक रात में। ये वो करप्शन है, ये वो करप्शन है कि जो हमारी रगो-पै में सरायत कर चुकी है, नीचे से ऊपर तक। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ऊपर से नीचे, अगर ऊपर करप्शन ख़त्म हो जाए तो नीचे भी ख़त्म हो जाएगी। ऊपर तो ख़त्म करें ना भाई, पहले आप बता दें मुझे कि गंदम पे क्या किया आपने, चीनी पे क्या किया आपने, सब्जियों की कीमत में इजाफे पर क्या किया आपने गंदम की स्मगलिंग पे क्या किया, गंदम की एक्सपोर्ट पे क्या किया, चीनी की एक्सपोर्ट पे क्या किया, फिर सबकी इंपोर्ट पे क्या किया, फिर रूस वालों को कितना टन, कितना मन गंदम आपके पैसे दिए आपने, मेरे किसान को कितना दे रहे हैं, मेरे किसान को क्यों मारा आपने लाहौर की सड़कों के ऊपर। केमिकल मिक्स्ड वाटर, ये पुलिस वाले का शॉट है, यूज़ केमिकल मिक्स वाटर, दिस अ मर्डर, कंप्लीट मर्डर नेक्स्ट टाइम। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि मसाइल हमारे मुल्क में बेशुमार हैं, उनमें से एक मसला करप्शन है, जिसमें वो गिरफ्तार भी हैं मौसूफ खुद खुशी साहब, वो गिरफ्तार भी हैं और बहुत से लोग गिरफ्तार हैं और आने वक्त में बहुत गिरफ्तार होंगे। आने वाले वक्त में तो अंदाज़ा कीजिए आप, मालूम जब्बा अब्बा सब गिनते चले जाइए, बहुत गिरफ्तार होंगे। तो मुल्क के मसाइल का हल ज़रूरी है और मुल्क के मसाइल में से एक मसला करप्शन है। आयशा, जिस तरह से अभी NBC ने बात की, उन्होंने बहुत सारे करप्शन के हमें जाविये दिखाए, लेकिन खुर्शीद शाह साहब जिस करप्शन की बात कर रहे हैं वो ये सियासतदानों पर करप्शन के चार्जेस हैं।
सही, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो ये बात क्यों ना करें, क्योंकि अगर हम करप्शन के चार्जेस की बात देखेंगे तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इतने करप्शन के चार्जेस है, तो वो ये बात नहीं करेंगे तो क्यों कोई और कैसे ये बात करेगा। मुझे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो बात खुर्शीद शाह साहब ने की है, ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप ये नहीं कह सकते कि करप्शन जो है उसको पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है और मसलों का हल जो है वो निकालना इंपॉर्टेंट है। ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। अगर पीटीआई इस बयानिए के साथ आई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम करप्शन को पकड़ेंगे, तो फिर इवेंचुअली उनका दूसरा स्टेप जो था वो यही था कि करप्शन को हम पकड़ेंगे, फिर जो पैसा आएगा उसके साथ फिर आवाम के मसाइल का हल हम निकालने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो ये आप नहीं कह सकते कि एक चीज़ जो है वो बिल्कुल गैर अहम है और दूसरी चीज़ जो है अब वो अहम है, तो एक को आप छोड़ दीजिए और दूसरे को जो है अब वो आप पकड़ लीजिए। चलें, अगर मैं खुर्शीद शाह साहब के बयान ही को ले लूँ या उन्हीं की बात की तरफ मैं आ जाऊँ, तो खुर्शीद शाह साहब को अगर मैं इस बयान के ऊपर ये पूछूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि लोगों के मसाइल का हल, लोग अपने मसाइल का हल निकालने के लिए आपको वोट देते हैं, तो फिर मेरा तो ख्याल है कि सिंध के अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो उनका कोई मसला हल नहीं हुआ। आप लोगों की हुकूमत इतने सालों से वहाँ पर चल रही है और उनका कोई मसला जो है वो वहाँ पर हल ही नहीं हुआ, तो फिर तो उनको अब सोचना चाहिए वोट देते हुए। तो ये गवर्नेंस के जितने मसाइल, पानी का मसला, पाकिस्तान के किसी शहर में उतने मसाइल नहीं, मैं आपको बता दूँ, जितने कराची के अंदर हैं। पानी का वहाँ मसला है, टैंकर माफियाज वहाँ पर काम कर रहे हैं और सीवरेज का वहाँ पर मसला है। बारिश होती है तो वहाँ पर एक अजाब में मुब्तला हो जाते हैं कराची के शहरी। फिर और 100 किस्म के मसाइल हैं वहाँ पर। तो गवर्नेंस या लोगों के मसाइल की हल की जहाँ तक बात है, तो वो तो जी आपसे भी नहीं निकले थे। अब जहाँ तक करप्शन की बात है, दूसरी साइड बिल्कुल सेफ नहीं होती है। करप्शन उन्होंने वो इस बयानियों को लेके आए कि जी हम करप्शन को पकड़ेंगे, करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन अगर आप सॉरी टू से 5 साल तक करप्ट लोगों को ही पकड़ते रहेंगे और लोगों के मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, तो फिर लोग जो हैं वो फिर आपसे माफ़ी मांग लेंगे। वो कहेंगे कि ये किस किस्म की करप्शन जो है वो पकड़ने में ही नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों के दावे तो ये हुआ करते थे। आपको याद होगा मुराद सईद साहब क्या दावे किया करते थे। उनको तो लगता था कि रात को करप्शन के हम जो है वो करप्ट आदमी को पकड़ेंगे, सुबह करप्शन के पैसे आएंगे और तीसरे दिन जो है जी आवाम के मसाइल का जो हल है उन पैसों से निकल आएगा। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। असद उमर साहब ने पार्लियामेंट में इस चीज़ को कन्फेस किया है कि जी हम गवर्नमेंट में नहीं थे, हमारा तो पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, हमें नहीं पता, तो अब हमें पता चल गया है। वो पंजाबी की कहावत है ना कि हुन पता लग गया कि किन्ने 20 दा 100 होता है, तो अब उनको एक्चुअली पता लग गया कि 2.5 साल भी पूरे हो गए। इतना क्विक प्रोसीजर नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली इतना क्विक प्रोसीजर नहीं होता कि कल एक पैसे आएंगे तो परसों जो है वो आप जाके अवाम के मसाइल जो है उन पैसे से हल कर देंगे। तो आपने सिर्फ करप्शन नहीं पकड़नी, अवाम के मसाइल का हल निकालना है। दिस इज द हाई टाइम। इस वक्त की हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि और पिछली करप्शन क्या पकड़ नहीं थी, अपने दौर में करप्शन शुरू हो गई है, तो फिर किस करप्शन को पकड़ना है, क्या करना है, कोई प्लान नहीं है हुकूमत के पास। मोना आपकी तरफ आऊंगी। हम बात करें यहाँ पर करप्शन के खात्मे के हवाले से बयान जरूर बेशक खुर्शीद शाह साहब ने दिया है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि सिर्फ खुर्शीद शाह साहब नहीं, पीटीआई, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भी तमाम दीगर जमातें जिनको अवाम वोट देते हैं और जहां जहां अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जाता है, अवाम वाकई नहीं चाहती करप्शन का खात्मा हो। ये जो वैसे जो आपने अभी लेटेस्ट अपडेट शेयर की है, मरहूम के अल्लाह दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए और अल्लाह उनके घर को जो तमाम अहले खाना है उनको सब्र तहम्मुल दें कि वो इस खबर को बर्दाश्त कर पाएं। बात यह है कि देखें, ये अच्छी बात है कि उनको पेरोल पे रिहा किया गया। इस किस्म के ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर जब हमने किसी को किसी इल्जाम में पकड़ा हो और हम चाह रहे हो कि हम उस इल्जाम को इस्टेब्लिश करें, तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। इस चीजों को, इन प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना चाहिए। अच्छा, मैं सिर्फ स्टेटमेंट पर बात करती हूँ, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये एक बहुत मुतजाद किस्म के इस वक्त बयानात चल रहे हैं तमाम के इतराफ से। एक तरफ ये है कि जी डिलीवरेंस, गवर्नेंस, ये तमाम मामला ज्यादा जरूरी हैं, दूसरी तरफ ये है नहीं जी करप्शन के मामला को एड्रेस करना और खत्म करना करप्शन को, वो ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इन दोनों को मुझे लगता है इकट्ठे आप देखें तो आपको बात समझ आएगी। उनका मौकफ भी गलत है और दूसरी तरफ का मौकफ भी गलत है। असल में इन टोटलिटी आपने इन दोनों को जोड़कर देखना है, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत रजा बसा रिश्ता है। एक इंसान, एक शहरी सिटीजन इसलिए पैसे देता है, टैक्स इसलिए अदा करता है कि उसको अच्छी तालीम मिले, अच्छी सेहत की सहूलियात मिले, लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए अच्छा हो, पुलिस उसके काम करे, उसको अच्छी सैनिटेशन मिले, सेवरेज का निजाम ठीक हो। इसीलिए देते हैं ना हम पैसे, टैक्स का पैसा इसीलिए हम देते हैं। अल्टीमेटली अगर उस टैक्स के पैसे में करप्शन हो रही है, जो इदारा इटसेल्फ
टैक्स जमा कर रहा है, यानी कि FBR, वहां पर भी करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। हुकूमत भी कह रही है कि जी यहाँ पर बहुत संगीन करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे करप्शन है, पैसा ले दे के मामला खत्म हो जाता है। वहीं से करप्शन का अगर आगाज हो गया तो आप, आई एम सॉरी, ये नहीं कह सकते कि करप्शन मसला नहीं है। अगर मुझे सेहत का निजाम ठीक नहीं मिल रहा, सरकारी अस्पताल मेरा काम नहीं कर रहा है, सरकारी स्कूलों में मैं इस काबिल है ही नहीं वो सरकारी स्कूल के मैं वहां पर अपने बच्चे भेज सकूं, वहां पर अगर मैं जाऊं, वहां का रुख करूं, वहां पर टीचर्स के लेवल पर करप्शन है, प्रिंसिपल लेवल पर करप्शन है, हॉस्पिटल्स में नर्सेस से लेके डॉक्टर्स तक और पूरे हॉस्पिटल के इंचार्ज तक उनके लेवल पर करप्शन है, MS तक करप्शन है, तो ये तमाम चीजें फिर आप इनको आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। पुलिस के निजाम में अगर मैं जाऊं, पुलिस से अगर मैं इंसाफ की मांग करूं, अगर मैं उनको बोलूं मेरा केस ठीक से टेकअप करें, मेरी FIR के पीछे पड़े, वहां पर वो कहेंगे नहीं जी आप हमें इसके बदले क्या दे सकती हैं। सीधी सीधी बात है, वहां पर अगर ये करप्शन आ रही है तो फिर मैं इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकती। करप्शन एक मसला जरूर है, लेकिन इन मसलों को भी जो पकड़ने वाले इदारे हैं, यानी कि चले हम नैब की तो पहले बाद में बात करते हैं, हम ATC या छोटे लेवल पर जो करप्शन पकड़ने के इदारे हैं वहां पर आप उनकी इफेक्टिवनेस देख लें, वो क्यों नाकाम है कि अपने छोटे लेवल पर वो करप्शन को इरेडिकेट करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो यानी कि उन पकड़ने वाले इदारों में भी करप्शन है, वो भी मामला ले देकर रफा दफा करते हैं। सीधी सीधी बात है, अल्टीमेटली बचता है नैब का इदारा जो कि बहुत ज्यादा पैमाने की करप्शन को देखता है, और वो भी उस किस्म की चीजें ज्यादातर उठाते हुए नजर आते हैं हमें जो कि पॉलिटिकली ज्यादा, जिसे कहते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, खबरों का बायस बन जाते हैं, मीडिया की सुर्खियों का बायस बन जाते हैं। इसको पकड़ लिया, इस लीडर को पकड़ लिया, फलाने ऑपोजिशन के रहनुमा को पकड़ लिया, अच्छा चलिए अब हुकूमत वाले को भी पकड़ लिया, अब तो आप खुश है ना। मतलब इस किस्म की चीजें बन जाती हैं। इस सर्कस में करप्शन का मसला भी हल नहीं होता और गवर्नेंस का मसला भी हल नहीं होता। ये दोनों मसाइल एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, यूं आपस में रजे बसे हैं। इनको इकट्ठे एक ही तनाजुर में देखना जरूरी है और एक ही नजर के साथ देखना जरूरी है। इसके ऊपर सियासत नहीं हो सकती है, और ये मसला अब मैं समझती हूँ हाथ से इतना निकल चुका है कि आपको बिल्कुल ही कोई नई चीज करनी होगी इसको हल करने के लिए। इब्राहिम, क्या करना होगा, और आप चाहते हैं करप्शन का खात्मा, क्योंकि आप भी तो आवाम का हिस्सा है ना? देखें, खुर्शीद शाह साहब बादशाह आदमी हैं और शुक्र है कि वो इसी बात तक महदूद रहे कि करप्शन जो है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वरना इससे पहले आपको पता है कि एक वज़ीर मुमलिकत ऐसे भी रहे हैं, वो क़य्यूम जतोई साहब, जिन्होंने ये बयान दिया था कि करप्शन में मसावात ले आएँ, यानी सबको करप्शन में एक जितनी करप्शन करने का हक होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि खुर्शीद शाह साहब, जाहिर है कि अदालत में उनका केस चल रहा है, मैं उस तरह से कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन खुर्शीद शाह साहब का जो बैकग्राउंड था, उसके बाद खुर्शीद शाह साहब के इस वक्त जो अरबों रुपए के असासे हैं, जो सियासत में आने के बाद आपका कारोबार बना, यानी नासिर बेग चुगताई साहब की मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के टॉप इदारों के, इंटरनेशनल इदारों के वो एडिटर रहे, उनके डायरेक्टर न्यूज़ रहे। आप ज़रा इनसे पूछें कि इनके कितने बड़े कारोबार हैं, कितनी बड़ी कोई इनकी फ्रेंचाइजीज हैं। तो ये खुर्शीद शाह साहब ने इतनी बड़ी अगर एक सल्तनत कायम की है, तो उसके ऊपर अगर उनसे कोई सवालात पूछे जा रहे हैं, मनी ट्रेल पूछी जा रही है, तो उसके उनको जवाबात देना चाहिए। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उनका बैकग्राउंड एक दरमियाने दर्जे का एक ज़रई बैकग्राउंड था। आज आप देखें कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बिलियंस में उनकी आप, यानी आप ये कह सकते हैं कि शुमार नहीं कर सकते आपके उनके असासे कितने हैं। तो क्या ये जो मुबैना करप्शन में पैसा जाता है, मैं बाकी सियासतदानों की तरफ भी आता हूँ, ये करप्शन का पैसा अगर ये करप्शन में ना गया होता तो ये आवाम की फलाह बहबूद पे ना खर्च होता। यानी जब आप कहते हैं कि करप्शन मसला नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप ये इजाज़त दे रहे हैं कि आप करप्शन करें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये करप्शन की मद में ही जो पैसा चला जाता है उसकी वजह से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। इसी तरह PTI के अंदर भी बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन मसला अब कहाँ पैदा हो रहा है और कहाँ इस एहतसाब के अमल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और कहाँ ये जो लोग हैं इनको लॉजिक मिलती है। वो लॉजिक इसलिए मिलती है कि ये कहते हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात तो बाकी जो सियासतदान हैं, यानी जैसे PTI के अंदर हैं, जैसे अलीम खान हैं, परवेज़ खटक हैं, मालम जब्बा केस आपका सामने आया था, उससे पहले बाबर अवान साहब पे वो नंदीपुर केस में वो बरी हो गए थे। तो वो कहते हैं कि जो आपके पार्टी में शामिल हो जाता है उसको आप बिल्कुल साफ शफाफ करार दे देते हैं, उसको आप कहते हैं कि इसने वो गंगा में हाथ धो लिए हैं। तो असल तो इशू उसकी वजह से
इनका फिर मौक़िफ़ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का हो जाए, खुर्शीद शाह साहब का हो जाए, बाकियों का, उसमें फिर वज़न नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात तो ठीक है कि मेरे जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का सियासत में आने के बाद जैसे इनके कारोबार फले फूले, किसी और का क्यों नहीं फला फूला। फिर आप वेस्ट की मिसाल ले लें, मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि आपके जो बरतानिया के साबिक प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, उनको चाइना ने एक माउंटेन बाइक गिफ्ट करने की कोशिश की थी और वो उन्होंने कहा था कि ये मुझे इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी और ये मैं माउंटेन बाइक नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि जाहिर है कि वो पेमेंट ना उन्होंने असूल बनाया हुआ, जो हमारा जैसे तोशाखाना रेफरेंस आया हुआ है कि वो आपकी पॉलिसीज़ पे जो है वो फिर इम्पेक्ट हो सकता है अगर चाइना से आपको गिफ्ट लेंगे। अमरीकी सदर जो साबिक हैं आपके ओबामा, उनको सोने की तलवारें और कतर फैमिली ने उनको वो सोने की घड़ियां, इतने मतलब उनको गिफ्ट्स मिले थे, लेकिन वो जैसे ही उनकी सदारत की मुद्दत खत्म हुई वो सारे उन्होंने अपने जिसको हम तोशा खाना कहते हैं उन्होंने वो सरकारी खाते में जमा करवा दिए। यहाँ पे आप तोशा खाना का हाल देख लें। आपको पता है कि शौकत अजीज साहब जो हैं वो रुमाल जो हैं जो उनको नेपाल से मिले थे तो सरकारी ताइफ में वो भी ले गए। मुशर्रफ साहब यहाँ से 300 के करीब औने पौने दामों जो हैं वो सरकारी ताइफ ले गए। उसके बाद ये जो एक मैंने कहा था आसिफ अली जरदारी साहब गाड़ियां ले गए सारी, तो ये सब ये करप्शन का ही नतीजा है कि ये फलाह बहबूद के ऊपर आपका जो है वो पैसा नहीं बचता कि आप लोगों को, ठीक है, तो करप्शन पर आपकी सियासी जो बुनियादें हैं या सियासत के जो मीनार हैं वो खड़े हुए हैं और ये सब हमको दिखाई दे रहा है। इब्राहिम कितनी इस तरह से ओपिनियन लेकर के, इब्राहिम आप अवाम में से हैं तो अवाम की तर्जुमानी करें तो इब्राहिम ने बड़ा खुलकर बताया कि सिर्फ करप्शन ही नहीं, हम मसाइल का खात्मा भी चाहते हैं, फिर चाहे जो रहनुमा है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। मुझे बड़ा एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं अमरीकी सदारत इंतखाबात के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात करते हैं अमरीकी प्रेसिडेंट इलेक्शंस के हवाले से जिसके नताइज अभी तक सामने नहीं आ सके हैं, लेकिन 4 ऐसी बड़ी रियासतें हैं जहां पर टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया जैसी बड़ी रियासतें जो हैं वो शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जीत का दावा सामने आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहते हैं कि तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूं, बस धोखे से जीत छीनी जा रही है मुझसे। और उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मैं हार भी गया, ये मेरे साथ फ्रॉड किया गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं। अभी तक की जो नताज, अगर हम इलेक्टोरल वोटिंग के हवाले से बात करें तो जो बाइडेन 253, 253 और डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोटों के साथ। ब्रिगेडियर साहब जरा फरमाइएगा, अगर ये जो बाइडेन इंतखाबात जीते हैं जो कि नताइज हमें जाहिर भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी आसानी से, बड़ी खामोशी चले जाएंगे, छोड़ देंगे व्हाइट हाउस और नताइज को तस्लीम कर लेंगे? ब्रिगेडियर साहब माजरत के साथ मैं और बाकी तज्जियाकार आपको सुनने से कासिर है। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। नासिर चुगताई साहब इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आऊंगी। बताइएगा, हंसी खुशी इंतखाबी नताइज तस्लीम कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्यों उदास घूमते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब ये पहला मौका है अमरीकी तारीख का कि एक हारा हुआ आदमी, एक हारा हुआ बंदा इस तरह रिएक्ट कर रहा। पहले भी हो चुका है, पहले भी हिलरी क्लिंटन 36 घंटे तक कंसीड नहीं कर रही थी, लेकिन करना पड़ा। अल गोर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, दिसंबर तक मामला गया, लेकिन हर चीज़ वक्त पे हुई, हर चीज़ टाइम टेबल के मुताबिक हुई। अब ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये बेचारे बहुत उदास हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है उनकी तो ये बिल्कुल लेज़ी लग रहे थे, बिल्कुल सुस्त लग रहे थे, इनमें वो जोश नहीं था। ये मीडिया वालों को गालियां नहीं दे रहे थे, ये CNN को गद्दार करार नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनका अपना टीवी फॉक्स इनके खिलाफ आदाद शुमार दे रहा, बढ़ चढ़ के दे रहा है। और इनकी अपनी एजेंसी AP इनके खिलाफ फिगर्स दे रही है कि ये तो गए, ये तो उड़ गए। अब जो बाइडेन को 6 वोटों की ज़रूरत है सिर्फ, उसके बाद बेड़ा पार है। और मेरा ख्याल ये, पहले मेरा ख्याल था कि जो बाइडेन 274 लेगा, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो ज़्यादा वोट लेगा। 280 तक, पॉसिबली 300 तक पहुंच जाए वो, क्योंकि जो कैंपेन का जो पुश है, जो वोटों का पुश है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो अब जो इनके पास रह गया तरीका वो सिर्फ एक है अमरीकी कानून के मुताबिक, वो है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ और वहाँ तो आपको इंटरेस्टिंग बात, एनी बेरी जो खातून है जज, जिनको इन्होंने अभी लगाया है 2 हफ्ते पहले,
वो उस बेंच से अलग हो गई हैं जो पिटिशन सुन रही है इंतखाबात के ख़िलाफ़। ये होता है जज का तरीक़ाकार कि क्योंकि मुझ पर ये इल्ज़ाम है कि मुझे ट्रंप ने लगाया है, इसलिए मैं हट जाती हूँ बेंच से। दिस इज़ कॉल्ड जुडिशरी। अब उसके बाद जुडिशरी जो फैसला देगी वो फैसला काबिल कबूल सबको होगा। अल गोर के केस में मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला आ चुका है, हम नहीं बदलेंगे, आप घर जाएं। और 15 मिनट में अल गोर ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, सब कुछ तय हो गया। अब अगर ये मना करते हैं, और फिर ये मैंने लिखा भी था इसके ऊपर, और जाहिर है अमरीकी डॉक्यूमेंट से लेकर लिखा है कि अगर इन्होंने वाइट हाउस में गड़बड़ की तो फिर वहाँ अनवांटेड गेस्ट होंगे। अगर इन्होंने वहाँ रेजिस्ट किया और वाइट हाउस नहीं छोड़ा तो ही विल बी तो हम देख रहे हैं ऐसा, आपको नजर आ रहा है ऐसा होता हुआ? पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट। नहीं, मेरा ख्याल है इतनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक्लमंद आदमी हैं, कारोबारी आदमी हैं, उन्हें अपना कारोबार बचाना है। तो वो इसी तरह आपको, मुझे तरस आ रहा है उनके ऊपर। एक बहुत बड़ा आदमी जो रेगन बनना चाह रहा था वो रेगन नहीं बन पाया। ब्रिगेडियर साहब, हंसी खुशी नताइज से राजी या फिर खुलेंगे 4 हल्के? बात यह है कि ये अनऑर्थोडॉक्स हैं, इनको अंदाजा नहीं था कि इनकी कितनी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई हुई है। चाहे आप ब्लैक की प्रॉब्लम देखें, रशेस देखें, फिर जर्नलिस्ट को डांट देना, हर एक के मुताबिक बातें करना, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम, मैक्सिकन इनसे नाराज थे। तो वो जो एक फौज में होता है कि यू फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट, तो ये एंड तक जरूर कोशिश करेंगे बिकॉज ये मेजोरिटी इन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ये सपोर्ट द स्टेट्स में जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर प्रूफ देने होते हैं, बताना होता है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर इनको डाउट है, या बहुत नेक टू नेक। जैसे इस वक्त आप देखें पेंसिल्वेनिया में बिल्कुल नेक टू नेक जा रहा है। दे कैन गो फॉर रिकाउंटिंग, he doesn't have to go to court, but for recounting में अगर दोबारा क्लियर हो जाए then there will be no way out। इसलिए इनको, लेकिन ये शुरू से अगर आप देखें तो ये शोर मचा रहे थे कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं किसी हालत में भी एक्सेप्ट करूंगा, ये फ्रॉड हो रहा है, ये किया जाए, बिकॉज ही न्यू इट है। इसलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। बट अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसी बात नहीं करना चाहिए। ही शुड शो मोर मैच्योरिटी एंड ही शो मोर मैच्योरिटी। आई थिंक वो इनमें जो है वो इन चीजों में काफी कमी है, जिसकी वजह से अमेरिकन पब्लिक इनके अभी खिलाफ हुई थी और बहुत लोगों को इवन आई वुड से कि यूरोपियन यूनियन के लिए प्रॉब्लम कर रही थी। ईरान में देखिए जिसके नुमाइंदे खत्म किए, ये बहुत उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी इनसे खुश नहीं थी। अगर आपने पहली दफा देखा हो कि जब ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है CNN पे, तो उन्होंने ऑफेयर कर दिया इनको। ये कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ऐसे कर दिया जाए। आई थिंक राइटिंग ऑन द वॉल नाउ ही हैज टू एक्सेप्ट इट एंड ही शुड गो मोर ग्रेसफुली इन केस ही लूजेस द इलेक्शन। सही नहीं, उनको तो जरा ग्रेसफुली जाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि वो ग्रेसफुली चले जाएंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ही विल क्रिएट लॉट ऑफ फस। इसमें एम्बैरेसमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए करेंगे कि वो इसके लिए आई थिंक वो दे डोंट वांट इट। इसीलिए बहुत मुश्किल जाएगी कि इस तरीके से इनको किया जाए कि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए और इसको चले जाए। क्योंकि रिकाउंटिंग में ये दोबारा नहीं आ सकते, उसमें हार जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इनके लिए कोई जाना नहीं रहेगा। अब मोना, ब्रिगेडियर साहब करें, ही मस्ट बी मैच्योर नाउ। आप डोनाल्ड ट्रंप से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हैं? आई थिंक इट्स टू लेट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग। उनकी जो दोनों जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी माशाल्लाह से काफी उम्रें हैं, तो जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ कि काफी फसी तरह से ये मामला अनफोल्ड होगा आगे। कोई लगभग लोअर और हायर कोर्ट्स में कुल मिलाकर 17,000 जजेस हैं जिनकी तैनाती हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने की थी बतौर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो वो इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कोई अच्छे जजेस उनके हक में फैसला देंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा मैग्नानिमस और बहुत हक बात की है जो अभी NBC ने बताई है कि जज स्टेप डाउन कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि जी मैं आई वाज अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, सो आई एम नॉट एलिजिबल कि मैं जी उसी केस की मैं सुनवाई का एक हिस्सा बनूं। तो ये बहुत अच्छी बात है, यही महज़ब मुआशरों में और महज़ब किसी भी जमहूरियत में होता है। लेकिन एक सवाल हम सबके लिए सोचने वाला ये है कि 100 साल पुरानी जमहूरियत जो अमेरिका है, अगर वहां पर ये आवाजें उठ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करा दी, ये हो गया, इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अभी रोक दो काउंटिंग, क्योंकि अभी तक की काउंटिंग में मैं जीत गया हूं, इसके आगे जो काउंटिंग होगी वो धांधली होगी, अभी जो पिछली हुई है वो धांधली नहीं थी।
तो अगर इस किस्म की बातें अमेरिकन सिस्टम में उनकी जमहूरियत के लिए चल रही हैं, तो हम बेचारे, हम मासूम, हम गरीब इतने बच्चे जमहूरी जो ममालिक है सारे, हम क्या बोलेंगे कि हम बड़े होके अमेरिका बनेंगे? हम फिर ये तो नहीं कह सकते अब कि हम बड़े होके अमेरिका बनेंगे, क्योंकि अमेरिका 100 साल के बाद भी अगर वही सब कर रहा है तो फिर अब हम कहाँ जाएं? तो ये फंसी होगा, ये बहुत इस वक्त ये डर्टी होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लेकिन जो बाइडन को एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो बड़े एक पॉलिटिकली करेक्ट फिगर हैं और बहुत उतना उनका एक चले मेरे पास कि वो सिर्फ 2 मिनट कुछ सेकंड्स हैं। मैंने अभी इब्राहिम और आयशा दोनों में डिवाइड करे। इब्राहिम क्विकली प्लीज। देखें, सदर ट्रंप ने अमेरिकी माशरे को तकसीम तो किया, वो रेसिस्ट भी थे। अब उनकी इन पॉलिसियों पर तनकीद करना तो अमेरिकी मीडिया का हक था, लेकिन आप ये देखें कि अमेरिकी मीडिया ने बड़ी ही बाइस्ड रिपोर्टिंग की पिछले 1 महीने से इस इलेक्शन से पहले। CNN जैसे चैनल ने हर वो खबर जो कि सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ हो सकती थी, और उन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर और अपनी हेडलाइंस और उनकी जो वेब आप देखें तो बड़ी बड़ी जो हेडलाइंस थी वो सारी एनालिसिस ऐसे थे कि ये सदर ट्रंप हार रहे हैं। सिर्फ एक लॉस एंजलस टाइम्स जो है उसका सर्वे जो है वो करीब तरीन था। अब ये देखें कि सर्वेज में बहुत से ऐसे अमरीकी हैं जो सामने आके ये नहीं कहते कि हम ट्रंप की हमायत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी रेसिस्ट हैं, और वो खामोश वोटर्स होते हैं जो कि सदर ट्रंप को आके वोट करते हैं। 2016 में भी तमाम सर्वेज यही कह रहे थे कि वो हिलरी क्लिंटन जीतेंगी, लेकिन आखिर में वो जीत गए थे। लेकिन ये डीप स्टेट जो है ये पहली मरतबा मुझे लग रहा है कि वहां पर उसने अपना काम किया है। और डीप स्टेट जैसे एक मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं कि जैसे पाकिस्तान में इल्जामात लगते हैं ना कि डीप स्टेट डायरेक्ट तो सामने नहीं आती, कि मीडिया के ऊपर उसका इंपैक्ट होता है, वो राय आमा के ऊपर इंपैक्ट होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ अवामिल को इकट्ठे करती है। तो लगता है कि उनकी डीप स्टेट ने ये तय किया हुआ था इस दफा सदर ट्रंप को नहीं जीतने देना। आयशा क्विकली जरा जवाब दीजिएगा, हंसी खुशी चले जाएंगे या शोर मचाएंगे? मैं क्विकली बिल्कुल जवाब दूंगी, एंकर की पोजीशन में समझ सकती हूँ, और क्विकली इसका जवाब ये है कि वो जो हैं वो आराम से नहीं जाएंगे। बड़ी इंटरटेनिंग किस्म की पर्सनालिटी उनकी रही है, बड़ी इंटरटेनमेंट उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दी है। अब भी वो कोई सीन क्रिएट किए बगैर तो नहीं जाएंगे, तो जो बन पड़ेगा वो करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। सीन क्रिएट होगा, ड्रामा होगा, सब चीजें होंगी, उसमें एक बड़ा मसला जो है ना उनकी अपनी पर्सनालिटी का है, वो मजबूर है सिचुएशन को पॉलिटिकली ड्रामेटाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा के पॉइंट के साथ ही एंजॉय किया है, उन्होंने अथॉरिटी एंजॉय की है, तो इस सेगमेंट को कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो हम हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।